से कंधा मिलाकर आप हजरात यहाँ पर जिला हरिद्वार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी मसरत और फख्र के साथ मैं आप हजरात को ये भी बदला देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिला हरिद्वार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन मजबूती के साथ अमल में आ चुका है और वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीनी एतबार से भी काम कर रहा है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात इसी तरीके से जब भी आप हजरात को पुकारा जाए अपनी मोहब्बतों का आप हजरात इसी तरीके से अपनी हमदर्दी हमारे साथ में दिखलाते रहें तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि सूबा उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचा जो झंडा आपको नजर आएगा वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। मैं अपने बड़ों का दरमियान ज्यादा हाइज न होते हुए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे जिला अध्यक्ष है महिला विंग की मोहतरमा आरज़ू अंसारी साहिबा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मुख्तसर से वक्त के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। यहाँ पर बैठे सभी मेरे भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले हम अंदर चाहते हैं कि आप सब लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन चलिए खैर देर आए दुरुस्त है। मैं आरज़ू अंसारी जिला अध्यक्ष महिला विंग AIMIM पार्टी से और यहाँ आप सभी भाइयों का इस्तकबाल करती हूँ और हमारे भाई जनाब मज़ाही भाई को AIMIM का जिला के स्तर पर ऑफिस खुलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं, हमारा अपना खुद का ये अहद होना चाहिए कि अब हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं जिसका नाम AIMIM है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारी बहुत अच्छे से कमान संभाल सकते हैं, ये हम जितनी जल्दी समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर है। आपको हमको एक जगह आने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, हम फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत माशाअल्लाह। ये थी हमारी जिला महिला अध्यक्ष आरज़ू अंसारी साहिबा, इन्होंने बहुत कीमती बात आप अदालत के सामने रखी कि इसी अशार के साथ मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नाज करता है ज़माना नाज को भी नाज पर ही नाज है, नाज करता है ज़माना नाज को भी नाज पर ही नाज है और तू बुलंदी पर रहे बस दिल की यही आवाज़ है। और दोस्तों अब मैं आज की इस मजलिस के दुल्हा और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर नैयर काज़मी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूबा उत्तराखंड इस अशार के साथ के गुल खिले गुलशन खिले कलियां खिले सारी, गुल खिले गुलशन खिले कलियां खिले सारी, मुत्तहिद हो जाओ अब आई है मजलिस की बारी। मैं और हजरत वाला यहाँ पर मजलिस का जो पौधा लगाया है मुख्तसर से एक और अशार के साथ आप तमाम दोस्तों की जानिब से तमाम हाज़रीन की जानिब से मैं अपने सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, ये मेरी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तो आइए मैं अब आपके रूबरू इस अशार के साथ अपने सदर मोहतरम को करने जा रहा हूँ कि सोचा है अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, सोचा है अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। अब आपके रूबरू है सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर नैयर काज़मी साहब। शुक्रिया कारी शहजाद आलम साहब, महिला विंग की जिला अध्यक्ष आरज़ू अंसारी साहिबा, हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष छोटे भाई मज़ाहिर, यहाँ पर मौजूद मजलिस के तमाम जिम्मेदार साथी, हमारे मीडिया से जुड़े हुए हमारे भाई, यहाँ पर मौजूद जावेद भाई, हमारी नियाजी आरिफ भाई, आरिफ नियाजी साहब और उनके साथी मीडिया बंधु हेमंत भाई, मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूं कि आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आरिफ भाई, वसीम भाई, अबुल हसन भाई, तमाम मजलिस के साथी, मजलिस के पदाधिकारी,
आप लोगों ने आज इनकी हौसला अफजाई की यहां आकर, और इतनी कड़ी धूप में और इतनी गर्मी की शिद्दत में आप लोग यहां इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं, बेइंतहा मशकूर और ममनून हूं कि आप लोग इतनी देर से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। बेइंतहा मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, मजलिस का क़याम उत्तराखंड में हुआ, बैरिस्टर साहब के हुक्म पर हुआ। बैरिस्टर साहब ने जो हुक्म दिया उस हुक्म की तामील की गई। आप तमाम लोग शायद उस दिन भी वहां मौजूद थे, आप में से कुछ लोग शायद ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग मौजूद थे। आप लोगों ने उस दिन भी एक बात सुनी थी कि हम लोग इकट्ठे होकर, साथ चलकर, सबको साथ लेकर नफरतों की फिजाओं को मोहब्बत की हवाओं से में मिलाकर, मोहब्बत की फिजा बनाकर हम तमाम लोग इकट्ठे होकर अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का काम करेंगे, अपने मुल्क की, अपने प्रदेश की खिदमत का काम करेंगे, मजलूम की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम तमाम लोगों ने अहद किया था और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने उस अहद को लेकर पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कामज़न है। हम लोग, आप लोग मिलकर चलते हैं, मेरी ताकत बढ़ती है, मुझे हौसला मिलता है। जब आप लोग मुझे इकट्ठे होकर दिखाई देते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है और उस हौसले के साथ आपकी पार्टी का क़याम अब रुद्रपुर जिले में भी हो गया, नैनीताल तक आपकी बात पहुंच गई, सहसपुर में भी आपका संगठन खड़ा हो गया और देहरादून में भी आपका संगठन खड़ा हो गया। हमारे दो भाई देर से आए थोड़े, तालिब भाई, मैं शुक्रगुजार हूं, आप तशरीफ लाइए तालिब भाई अंदर। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा था कि हम लोगों ने सबने मिलकर एक चीज तय की है कि हम लोग काम करेंगे, आवाम के साथ, आवाम की खिदमत का काम करेंगे, मजलूम के साथ देने का काम करेंगे। हम तमाम लोग इकट्ठे होकर मजलिस का काम करेंगे। जो लोग मजलिस के लिए काम करते हैं, यकीन जानिए वो लोग इंशाअल्लाह सरबुलंद होंगे, यहां में भी और आखिरत में भी, ये मेरा यकीन है। क्योंकि आज जो हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं, उसके अंदर, उन तमाम फिजाओं के अंदर, हमारे मुल्क की हवाओं के अंदर एक जहर घोलने की साजिश, भाई को भाई से अलग करने की साजिश, मुझे और आपको लड़ाने की साजिश, छोटे और बड़े को बनाने की साजिश, बिरादरियों में बांटने की साजिश हमारे तमाम लोग करते आए हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आप लोगों के बीच में पहुंच चुकी है। मजलिस का क़याम यहाँ हो, हम लोग यकजा हो जाएंगे और इकट्ठे होकर हमारी मजलिस में, हमारी पार्टी में किसी मजहबी तफरीक की कोई जगह नहीं है। यहाँ हिंदू का भी उतना ही खैर मकदम है जितना मुसलमान का है, जितना भी इतना ही है जितना गैर मुस्लिम का है, जितना एससी का है उतना ही मुसलमान का है। यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है, यहाँ सब बराबर है। मजलिस हमेशा से मजलूम के साथ हमेशा से खड़ी रही है। मुल्क का इतिहास उठा लीजिए, आज इस हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद एक शहर है, आप वहां जाइए, आप उस शहर में जाकर देखिए कि मजलिस का जो क़याम है, मजलिस जो काम वहां करती है वो वहां बिना किसी मजहबी तफरीक के करती है। वहां हिंदू भी जाता है, वहां टोपी वाला भी जाता है, वहां तिलकधारी भी जाता है, वहां पगड़ी वाला भी जाता है, वहां जनेऊ गले में डालने वाला भी जाता है, और जो अपने आप को शूद्र समाज कहता है वो भी वहां जाता है। वहां उसका भी इतना ही सम्मान होता है। वही फिजा, वही कारनामा हम उत्तराखंड में कर दिखाएंगे। हम अपने तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उत्तराखंड के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, मजलिस के साथ जोड़ेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बताए हुए रास्तों पर, बैरिस्टर साहब की बताई हुई नीतियों और रीतियों पर, संविधान के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। आज आप लोगों ने देखा है
कि मुल्क के अंदर हमारे संविधान की किस तरह से पामाली की जा रही है, संविधान को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज इकट्ठे होने का वक्त आ गया, जब हक के साथ खड़े होने का वक्त आ गया। ये यकीन है इस बात पर। एक मिनट, ये आरिफ भाई मेरे भाई हैं बड़े, मैं इनकी वजह से जो है आप लोगों से 1 मिनट का वक्त मांगता हूँ। 1 मिनट के लिए तो बताया नहीं मीटिंग के लिए कौन है भाई ये अली, पता नहीं कौन होगा। लाइव चल रहा है, बंदा कर यहाँ नहीं रहा ऊपर। राशिद है इसे वीडियो लेकर पहुँचा वहाँ वहीं भी पहुँचाना क्यों हुआ पूरी फहरिस्त भी आएगी। देहरादून जिले के अंदर हमारा कुनबा तैयार हो गया, हमारा संगठन तैयार हो गया। सहसपुर विधानसभा में हमारा संगठन तैयार हो गया। इच्छा विधानसभा में हमारा संगठन तैयार हो गया। नैनीताल जिले में हमारा संगठन तैयारी की तरफ बढ़ रहा है आगे दिन पर दिन, क्योंकि अभी मजलिस को बहुत वक्त कम हुआ है। 1 जनवरी 2020 में मजलिस यहाँ आई थी, उसी के फ़ौरन बाद 1-2 महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। अब थोड़ी सी कोरोना से लोगों को जानकारी मिली, लोग थोड़ा अवेयर हो गए, तो अब हम इसी डिस्टेंस के साथ और हम इन तमाम पाबंदियों के साथ कोरोना की थोड़े से लोगों में 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर अपनी मजलिस का काम करते हैं, अपनी पार्टी का कारवा को आगे बढ़ाते हैं और कुनबा बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरीके से टारगेट है, जो मेंबर बनने हैं आपके, कितना टारगेट है आपके पास, कितने मेंबर बनाने हैं? मेंबर सदस्यता जो है हमारी लगभग 30,000 के करीब हरिद्वार ज़िले में कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 2020 आने तक लगभग 2 लाख हमारे मेंबर हरिद्वार ज़िले के अंदर होने चाहिए और कम से कम 5 लाख मेंबर हमारे प्रदेश के अंदर होने चाहिए। ऐसी हमारी कोशिश है। विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी, कितनी सीटें बनेगी? जो भी हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुक्म होगा, जिस भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो या जिला पंचायत का हो या लोकसभा का होगा, जो भी उनका हुक्म होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कांग्रेस से मुसलमान को कैसे दूर करेंगे? मतलब बड़ी चुनौती है। देखिए, कांग्रेस के साथ मुसलमान को 70 साल गुजर गए, और 70 साल में मुसलमान आज कहाँ खड़ा है? मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान से मेरा ये सवाल होता है कि 70 साल में 60 साल कांग्रेस के पास रहे, मुल्क की आज़ादी के पास, हम किस पसमानदगी में है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई थी, रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट कांग्रेस ने बनवाई थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? आज हम मुसलमानों के सामने वही कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, और कांग्रेस के तो जो कारनामे हैं वही हम जाकर बताते हैं। और एक दूसरी पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में है, प्रदेश में भी और देश में भी, वो नफरतों का जहर घोलते हैं और हम मोहब्बत की खुशबू बांटते हैं। यही काम हम मजलिस कर रही है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने सुनी, आप लोग खामोशी के साथ बैठे रहे, मैं बहुत शुक्रगुजार आप लोगों का। तो मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, कि आप जितने लोग यहाँ गर्मी में बैठे हैं, मेरा मानना यह है कि आप लोग मजलिस के इतने सच्चे सिपाही हैं, आप लोग अपनी पार्टी के इतने सच्चे और लगनशील कार्यकर्ता हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने ये अहद कर लिया कि हमें अपनी पार्टी का परचम बुलंद करना है, तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उत्तराखंड के अंदर आपका परचम लहराएगा, ऐसा मेरा यकीन है इंशाअल्लाह। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप तमाम लोग इकट्ठे होकर रहिए, पार्टी के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि मजलिस के लिए इकट्ठे हो जाइए। मजलिस की खैर ख्वाही कीजिए, लोगों की खैर ख्वाही कीजिए। मुल्क के हालात, अभी भाई ने सवाल पूछा था कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि उत्तराखंड ही का नहीं, पूरे देश का मुसलमान आज उस कायद के साथ है जो उनकी लड़ाई लड़ता है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज मुसलमान
उसके साथ है। आज मुसलमान उसके साथ है जो हक की बात करता है। मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा जो सच्चाई की बात करता है। मुसलमान नहीं बल्कि मुल्क का हर मोहब्बत वतन परस्त इंसान जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता होगा, जो अपने मुल्क के संविधान में आस्था रखता होगा, वो हर इंसान आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा होगा। ऐसा मेरा यकीन है और ऐसी मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। आप लोग हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक शेर मुझे याद आ रहा था कि ए खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, ए खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, अब तू ये मौजज़ा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। तो वो धागा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो धागा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब उनके साथ मिल जाइए, अब उनके साथ इकट्ठे हो जाइए, और आप उनके साथ अगर मिल जाएंगे, उनके साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो यकीन जानिए कि आपका सर बुलंद होगा, आपकी इज्जत होगी। मेरे दोस्तों, हमने 70 साल हो गए हमें दूसरों के घरों में रहते हुए। सियासत का घर हमारा यहाँ मौजूद नहीं था। जब हम उत्तर प्रदेश में थे जब भी हमारे पास हमारा घर मौजूद नहीं था, फिर उत्तराखंड बना तब भी हमारे पास हमारा घर मौजूद नहीं था। इस दुनिया के अंदर कदर सिर्फ उसकी होती है जिसका अपना घर होता है, वही रहतवान कहलाता है। किराए के मकान में रहने वाला कभी रहतवान नहीं कहलाता। आप लोगों ने देख लिया कि 70 साल किराए के मकान में रहा मुसलमान, कांग्रेस 70 साल से किराए के मकान में रहा। कांग्रेस हमारा किराए का मकान था, हमारी मजबूरी थी, हम क्या कहा सकते थे, लेकिन आज हमारी मजबूरी खत्म हो गई। 70 साल मुसलमान कांग्रेस के मकान में रहा और कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। 40 साल की गुलामी के बाद गुलाम नबी आजाद को कह दिया कि बाहर जाओ, आप बीजेपी के एजेंट हो। एहसान जाफरी की बीवी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कौन कौन सी पार्टी आपको गिनवाऊं, आरजेडी में शहाबुद्दीन थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस में एहसान जाफरी थे गुजरात में, उनके साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। आजम खान समाजवादी में थे, आपने देखा क्या हाल उनके साथ है। ताहिर हुसैन आप पार्टी में थे, आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। मेरे दोस्तों, ये चीज है किराए का मकान। और अगर अपने घर में होते, अगर मजलिस में होते, तो मजलिस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरता और इंसाफ की बात करता और संविधान के मुताबिक हक की बात करता। अगर वो लोग मजलिस से जुड़े होते, जो लोग बैरिस्टर साहब के साथ खड़े होते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर साहब सबसे आगे होते। आज आप लोगों ने देखा कि जब 3 तलाक का जिक्र आया तो सदन के अंदर कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा था। बोलो आप लोग, नाम लो उस शख्स का, कौन लड़ रहा था आपकी लड़ाई। आपकी लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे थे। धारा 370 पर बहस हुई तो किसने हक की बात की वहां, उसका नाम क्या था, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। एनआरसी का बिल आया, एनआरसी का बिल पास हुआ, सीए हुआ, किसने विरोध किया, किसने संवैधानिक बात की। सिर्फ एक शेर था, एक मर्द मुजाहिद था जो आपके सामने डटा हुआ था, जिसको आप अपनी मीडिया में भी देख रहे थे, सोशल मीडिया में भी देख रहे थे, अखबार में भी देख रहे थे, तमाम चीजों में आपने उन्हें देखा। वो इसलिए क्योंकि वो हक की बात कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो इंसाफ की बात कर रहे थे। और यकीन जानिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, कि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। और मजलिस सियासत के मैदान में हक है और हम हक लेकर आए हैं, तो बातिल को जाना पड़ेगा। बातिल चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन्हें जाना पड़ेगा। राशिद राणा जी से मेरी गुजारिश है वो इधर तशरीफ ले। राशिद भाई, आप इधर तशरीफ लें, बहुत शुक्रिया आपका, आप इधर तशरीफ लें। कोई बात, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाएं। राशिद भाई हमारे भाई हैं और मैं मेरे पत्रकार बंधु, मेरे भाई यहाँ खड़े हैं। मैं उन्हें बता दूं, प्रदेश सचिव हैं आप प्रदेश में, यहाँ पर मजलिस पार्टी में। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही अर्ज कर रहा था कि मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आप लोग रीढ़ की हड्डी हो। आज हम 10, 20, 50, 100 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कल जब ये काफिला बढ़ेगा, जब मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया,
आज यहाँ छोटे से उद्घाटन में, एक छोटे से प्रोग्राम में, जिसमें हमने इत्तला किसी को नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि चूंकि कोरोना का माहौल है, हम नहीं चाहते भीड़ को इकट्ठा करना, हम नहीं चाहते किसी बीमारी को दावत देना, हम नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें, हम अपनी सरकार को परेशान करें या अस्पताल के डॉक्टर को परेशान करें, हम किसी को परेशानी में डालना नहीं चाहते। हम अपना काम भी करेंगे, एहतियात के साथ करेंगे, अपने हिफाजती तदाबीर भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे, मजलिस का नाम भी रोशन करेंगे, मजलिस के लिए मेहनत भी करेंगे और अपनी एहतियात भी करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप लोगों से बस ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तिफाक कर लीजिए और फैल जाइए चारों तरफ। जहाँ जहाँ अपनी अजीजदारी है, जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, खुशी में जाइए, गमी में जाइए, पार्टी की बात कीजिए, बैरिस्टर साहब की बात कीजिए, किसी समाज में चले जाइए, जो हक पसंद है, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी क्यों ना हो, वो भी बैरिस्टर साहब को मानते हैं, उनकी काबिलियत को मानते हैं और बाहर सदन में विरोध करते हैं, लेकिन बाहर निकल कर यही कहते हैं कि नहीं, बैरिस्टर साहब सच बोल रहे थे, बैरिस्टर साहब झूठ नहीं बोल रहे थे। उनकी मजबूरी है और पार्टियों की विरोध करना। आप लोगों ने देखा, अब से 2006 से लेकर 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। बैरिस्टर साहब जब सवाल पूछते थे तो सामने से एक आवाज आती थी, वो कहते थे कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बैरिस्टर साहब पीछे नहीं हटे, बैरिस्टर साहब ने मुड़कर नहीं देखा। कोई इल्जाम लगाता है, लगाता रहे, आज हम पर भी लगेंगे, आप पर भी लगेंगे, लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए। हमारा मकसद है अपनी कौम की खैरपाई करना, हमारा मकसद है अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हमारा मकसद है अपने मुल्क को आगे बढ़ाना, हमारा मकसद है अपना वकार खोया हुई बका को वापिस लाना। हम अगर इख्तिदार कर लेंगे, इत्तिहाद कर लेंगे, इत्तिफाक कर लेंगे तो हमारा इख्तिदार वापिस आएगा। और जब आपका इख्तिदार वापिस आएगा तो आपका सर बुलंद होगा, आपसे आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात आपसे पूछ कर की जाएगी। आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल जब पार्लियामेंट में होगा तो वहां भी आपकी बात की जाएगी, जब असेंबली में होगा वहां भी आपकी बात की जाएगी, जिला पंचायत में होगा जब आपके नुमाइंदे वहां होंगे तो वहां भी आपकी बात की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अब सोचने का वक्त नहीं रहा। 70 साल से आपने एक काम किया है। मैं आपसे मुखातिब होकर एक बात कहता हूँ कि 70 साल से हमने एक काम किया है, कभी इसको हरा दिया और अब के इसको जिता दिया, फिर 5 साल गुजरे, फिर चुनाव आया, फिर इसको जिता दिया और अब के इसको हरा दिया। आप लोगों ने कभी गौर नहीं की, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग कैसे जीतेंगे। जिसको हम सबसे पसमानदा कौन बताते हैं, जिसको हम बताते हैं कि ये दलित है, जिसको हम कहते हैं कि संविधान में इन्हें शूद्र की जगह रखा गया है, जिनको हम ये कहते हैं कि इनका समाज में, इनका समाज इनको जो है शूद्र कहता है, उन लोगों ने अपना राजनीतिक घर तलाश कर लिया, उन लोगों ने अपना कायद तलाश कर लिया। आप लोग तो दानिशवर लोग हो, आपके पास दोनों दौलतें हैं, आपके पास ईमान की दौलत भी है, आपके पास दुनिया की दौलत भी है। उसके बावजूद भी अगर हम अपना कायद नहीं मान सकते, अपना कायद नहीं तलाश कर सकते, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में सिर्फ रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी खत्म होने वाले लोग नहीं हैं। हमारा बका, हमारा उसूल, हमारी वफा इस मुल्क के साथ है और इंशाअल्लाह वो रहेगी। आप लोग देखेंगे कि जब आपका यहाँ पर इक़्तिदार आएगा तो आप सरफराज होंगे, लोग आपसे लड़ाएंगे। दुनिया में जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं मेरे दोस्तों, दुनिया में जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हाथ फैलाओ, जो 70 साल से फैला रहे थे, कभी कांग्रेस के सामने जाकर फैलाते हैं, कभी बसपा के सामने जाकर फैलाते हैं, कभी सपा के सामने जाकर फैलाते हैं। और दूसरा तरीका है ये कि लोग आपके सामने हाथ फैलाएंगे, लेकिन वो होगा उसी दिन जिस दिन आप इकट्ठे हो जाओगे। उस दिन देख लेना आप कि लोग आपसे आकर कहेंगे कि अपनी पार्टी से हमें टिकट दिला दो, अपने लोगों को हमारे साथ जोड़ दो, अपनी पार्टी के लोगों से कहो कि वो हमारी सिफारिश करें बैरिस्टर साहब से। तो आप देखना एक दिन जरूर आएगा, जिस तरह से हम लोग आज बसपा के पास जाकर खड़े होते थे और जाकर कहते थे कि आदरणीय बहन जी से हमें टिकट दिला दो, सिर्फ इसलिए कहते थे कि वो दलित वोट की जिम्मेदार थी, उनकी पार्टी के सिंबल को दलित वोट मिलता था। आपकी पार्टी अगर मुसलमान इकट्ठा कर लेगी
आप लोग इकट्ठा हो जाओगे तो वो दिन दूर नहीं, इंसाफ पसंद लोग भी आपके साथ आएंगे, मजलूम लोग भी आपके साथ आएंगे, दलित भी आपके साथ आएगा, अगड़ा भी आपके साथ आएगा, पिछड़ा भी आपके साथ आएगा, बुद्धिस्ट भी आपके साथ आएगा, जैन भी आपके साथ आएगा, पारसी भी आपके साथ आएगा। तमाम लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे और आपसे कहेंगे कि जाओ नसीब भाई अपनी पार्टी से मुझे टिकट दिला दो, आरिफ भाई, तालिब भाई अपनी पार्टी में मेरी सिफारिश कर दो, अपनी विधानसभा से मुझे टिकट दिला दो। वो लेकिन होगा तभी मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने 2019 का चुनाव भी देखा है, आप लोगों ने देखा कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ी, हमने आपने सबने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया, मैंने भी दिया, आपने भी दिया, 4.5 लाख वोट हमने कांग्रेस को दिया, लेकिन हमारे से किसी ने वोट नहीं मांगा। बताओ अगर कोई वोट मांगने आपसे आया हो, किसी ने आपसे आकर कहा हो कि हमें वोट दे दो, नहीं किसी ने वोट मांगा। किसी ने वोट क्यों मांगेगा वोट? क्योंकि उस प्रत्याशी को पता है कि जो कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है कि वो हिंदू वोट इकट्ठा करे, मुसलमान कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देगा नहीं, बसपा जीतने की हालत में नहीं, कांग्रेस के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि आपका राजनीतिक घर नहीं था। आज आपका राजनीतिक घर आपके पास मौजूद है, आज आपकी पार्टी आपके पास मौजूद है। जिस दिन आपने अपनी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया, ये तमाम पार्टियां जिनके सामने आपका हाथ यूं था, कल इंशाअल्लाह आप लोगों की ये पसीना रायगा नहीं जाएगा। इस गर्मी में बैठकर आप